नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन संस्कृत गंगा संगम का समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो पाया है। विश्व की ज्यादातर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, अनेक काम किए जा रहे हैं। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी अनेक योजनाएं आज देश के अंदर संचालित की जा रही है। इसी उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने का विशेष प्रयास किया गया है। जब आदरणीय निशंक जी देश के शिक्षा मंत्री थे, उसी समय हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई थी। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ साथ संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संस्थानों के रूप में भी सुसज्जित किया जा रहा है, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। आज एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करते हैं। कर्नाटक के मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद भी संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि नई तकनीकों के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी से लेकर ऋषि मुनियों ने इस भूमि पर तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है कि संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड में प्रज्वलित रखा जाए। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार हमने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी हमारे अनुसूचित और जनजाति वर्ग के संस्कृत विषयों के विद्यार्थियों को उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान राज्य के अंदर की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 4100, तृतीय को 3100 रुपये की धनराशि भी उनके प्रोत्साहन के लिए प्रदान की जा रही है, जिससे कि बच्चे इस दिशा में और प्रोत्साहित हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्री रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला और संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमने उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प साकार करने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हम
संस्कृत विद्यार्थियों के सरकारी सहायता शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर इसे नई पीढ़ी में और लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पावन धरा जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहां ऋषियों और मनुष्यों की तपस्या कर ज्ञान की गंगा प्रवाहित की, वहां संस्कृत को समृद्ध करना हम सभी का कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के समग्र प्रयासों के माध्यम से एक दिन संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बनेगी। और अभी जैसा माननीय निशंक जी ने कहा, चूंकि वो संस्कृत के विद्यार्थी भी रहे हैं और संस्कृत से उसका लगाव भी है, अनेक काम उन्होंने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए, जन जन की भाषा संस्कृत बने उसके लिए काम किया है। तो मैं आज ये घोषणा करता हूं कि संस्कृत के उत्थान और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से मीना जी का विशेष रूप से कि उन्होंने यहाँ पर एक शानदार संयोजन हमारे कुलपति जी का, संस्कृत विश्वविद्यालय का और आए हुए सभी विद्वज्जनों का, पूज्य संतगणों का, सभी दुनिया के देशों से पधारे हुए सभी हमारे अतिथियों का और सभी विद्यार्थियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। हल्द्वानी के बनबुलपुरा इलाके में इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कल यानी 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट रेलवे और सरकारी भूमि पर हुए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मामले में अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात की गई है, चौकसी बढ़ाई गई है और संदिग्ध आंदोलन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बनबुलपुरा क्षेत्र का जो प्रकरण है काफी लंबे समय से न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का फैसला आए राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, हर कीमत पर बनी रहे उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। देखिए, उस क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे की भी जरूरत है और स्थानीय प्रशासन की भी जरूरत है और जो पुख्ता हमारे पास सारी जानकारियां हैं या उस क्षेत्र के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ अतिक्रमण हुआ है, वो सभी न्यायालय के समक्ष रख दिए गए हैं, न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं और निश्चित रूप से वो स्थान जो कि रेलवे के विस्तार के लिए भी और एक बड़ा जंक्शन हमारा वहां से बनता है, पहाड़ और मैदान का एक सेतु भी है, वो एक केंद्र बिंदु है। इसलिए उस स्थान का विस्तार होना रेलवे सुविधाओं के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए न्यायालय का फैसला आता है तो निश्चित रूप से हम लोग आगे विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारत और नेपाल के बीच वार्षिक उत्सव को लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण सूर्यकिरण 2025 का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 25 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच संचालनात्मक समन्वय, रणनीति समझ और अंतर सेनात्मक सहयोग को मजबूत करना है। इस साल भारत और नेपाल दोनों ने 334 सैनिकों की तैनाती की है, जो समान प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय रक्षा सहयोग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर ओके
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत उधम सिंह नगर से बीजेपी के निष्कासित विधायक राजकुमार ठुकराल का हाथ देख 2027 की सलाह देते नजर आए। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने हरक सिंह रावत पर प्रहार करते हुए कहा कि हरक सिंह उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम हरक सिंह रावत की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए और खुद हरक सिंह भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हरक सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। इसके बाद वे बहुजन समाज पार्टी में चले गए, तब वे अलग प्रकार की बातें करते थे। वहीं बसपा के बाद फिर वापस कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जाने के बाद लंबे समय राजनीति करने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भाजपा में राजनीति करने के बाद वो कांग्रेस में चले गए। अब हम हरक सिंह रावत से पूछना चाहते हैं कि जब बीजेपी में आपने राजनीति की शुरुआत की, जब आपने वो बातें कही, वो बातें सही, या फिर आप बहुजन समाज पार्टी में जब गए वो बात सही है? देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम हरक सिंह रावत जी की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं और स्वयं हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर छोड़ दी और फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी में जब रहे तो फिर वो अलग प्रकार की बातें करते थे। बहुजन समाज पार्टी के बाद फिर वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जाने के बाद लंबे समय राजनीति करने के पश्चात फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए। अब हम हरक सिंह रावत जी से पूछना चाहते हैं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में आपने राजनीति की शुरुआत की, जब आपने वो बातें कही, वो बात सही है, या फिर आप बहुजन समाज पार्टी में जब गए वो बात सही है? बहुजन समाज पार्टी के पास पश्चात आप कांग्रेस में गए, वो बात सही है? कांग्रेस के बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से आप मंत्री भी बने, वो बात सही है? या फिर ये बात सही है? कौन सी बात हरक सिंह रावत जी की सही है, वो स्वयं ज्योतिमठ में पिछले 15 दिनों से संचालित टूर मैनेजर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह हो चुका है। बड़े उल्लास के साथ समापन किया गया। प्रशिक्षण उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से, THSC के सहयोग और विद्या सोसाइटी की ओर से सफलतापूर्वक संचालित किया गया। सचिव पर्यटन धीराज सिंह गबरियाल के दिशा निर्देशों में ये कार्यक्रम प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण पर्यटन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रमाण पत्र वितरण समापन समारोह के मुख्य अतिथि ज्योतिमठ के ब्लॉक प्रमुख रहे। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का समय कौशल आधारित रोजगार का है। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें नए अवसर भी देते हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर मिला कि 15 दिवसीय ट्रेनिंग देने का। तो इससे पहले भी मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, पर ये जो जोशीमठ के लोग हैं काफ़ी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा समझदार है। तो ये एक पढ़ाई से ज़्यादा एक इंटरेक्टिव सेशन रहा हम लोगों के बीच में। तो जितना मैंने इनको सिखाया उससे ज़्यादा इन्होंने मुझे भी सिखाया। तो मैंने कुछ 2 भागों में बांटा था यहाँ पे ट्रेनिंग को। एक रोल ऑफ टूर मैनेजर, कि हम एज अ कल्चरल एम्बेसडर लोगों को क्या क्या बताना चाहिए हमें अपने कल्चर के बारे में। और उसके अलावा मैंने एक सोल ऑफ टूर मैनेजर था, जिसके अंदर मैंने कुछ इनको ऑब्सक्योर स्टडीज़ भी पढ़ाई, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ टूरिज्म था कि आने वाला हर एक यात्री एक जैसी मनोस्थिति का नहीं होता, तो मनोस्थिति को देखकर उसको हम किस तरीके से उसके साथ डील करेंगे। उसके अलावा हमारा उत्तराखंड जिसके लिए मशहूर है हमारी ऑकल्ट फेस्टिवल्स के लिए, तो उसके बारे में मैंने इनको बताया कि स्टोरी टेल कैसे करनी है, कैसे हमें कहानी बतानी है हमारे यहाँ की, जो कि बाहर की कल्चर से भी रिलेवेंस क्रिएट कर सके। और उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स में मैंने इनको डिप्लोमेसी एक्ट कैसे करनी है, एम्पैथी कैसे एक्ट करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और THSC के सानिध्य से विद्या सोसाइटी ने जो टूर मैनेजर का जोशीमठ में कोर्स कराया है 15 दिन का, आज इसका समापन समारोह था। इस समापन समारोह के अवसर पे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख श्री अनूप नेगी जी, सभासद श्री प्रदीप पवार जी उपस्थित थे, जिन्होंने यहाँ सारे 32 कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट वितरण किया। इन 15 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन स्टूडेंट की हमने 2 फील्ड विजिट कराई थी, जिसमें से एक फील्ड विजिट हमारी नीति वैली में हुई थी, जहाँ हम इनको तिम्बरसेन और घमसाली और मलारी लेके गए थे। दूसरी विजिट हमारी औली की हुई थी, जहाँ पे हमने इनको स्लोप दिखाया था, सारी पीक्स के बारे में बताया था, जितनी यहाँ पे पीक्स है, तमाम ट्रैकिंग की जानकारी हमने इनको दी थी।
बाकी कोर्स में जो हमारे ट्रेनर थे इसके नरेश रावत जी, उन्होंने इनको आइटनरी मेकिंग के बारे में बताया, स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है वो बताया, डिप्लोमेसी के बारे में बताया, कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं अगर कोई भी ग्रुप में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं वो सब बताया। उसके साथ साथ अब इन लोगों को 2 सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिए हैं, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एक स्टेट गवर्नमेंट का पर्यटन विभाग का है। कुछ समय बाद हम इन लोगों को एक कार्ड भी इशू कराएंगे जो टूर मैनेजर का इन लोगों का आईडी कार्ड होगा, जो भविष्य में इन लोगों के काम आएगा। ये उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा जो ये टूर मैनेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आयोजित किया गया था 15 दिवसीय, वो अपर निदेशक पूनम चंद मैम और हमारे जो सचिव IAS श्री धीराज गर्ब्याल जी हैं, उनके सानिध्य में ये चला। और ये अभी जोशीमठ में सुनील गांव के आसपास के जितने बच्चे हैं वो पार्टिसिपेंट थे और जो कि अपना औली में भी अभी काम कर रहे हैं। और वो बहुत क्यूरियस बच्चे थे और लगातार वो अपनी क्लासेस ले रहे थे और साथ में एक अच्छा जो हमारे पास सिलेबस था उसको हम सफल रहे ये प्रोग्राम करवाने में। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा करें, आगे बढ़े और जिसमें वो उनका लग रहा था कि मन है। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला कार्यालय में 6 दिसंबर को आयोजित होने वाले भूंकाल मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मेला स्थल पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोनीवी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी चेक पोस्ट का समयबद्ध निर्माण करना सुनिश्चित करें और साथ ही सड़कों में लिए गए पैचवर्क की भी जानकारी लें। भूंखाल मेला काफ़ी बड़ा एक मेला होता है और बहुत भारी संख्या में वहाँ पे लोग आते हैं और इसी के दृष्टिगत आज एक समन्वय बैठक सभी विभागों के साथ में की गई। तो इसमें मेनली जो हमारे ट्रैफिक के इश्यूज हैं उसके संबंध में, उसमें कैसे हमारी जो पार्किंग आदि की किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी और हमारे जो मेडिकल टीम्स वहाँ पे तैनात करनी है, एम्बुलेंस से सफाई व्यवस्था को लेकर, मोबाइल टॉयलेट्स के संबंध में, और इसके अलावा वहाँ पे क्योंकि ठंड भी रहेगी तो अलाव आदि की व्यवस्था भी करना है, सफिशिएंट पुलिस फोर्स वहाँ प्रोवाइड करना है। और इस प्रकार से मंदिर समिति के समन्वय के साथ में जो डोलियां आ रही हैं उनके रजिस्ट्रेशन, उनको किस प्रकार से आगे ले जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल समीक्षा भी की गई और सभी को निर्देशित भी कर दिया गया है। और जो उस समय का जो मेला रहेगा उसमें आपसी समन्वय से और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा मेला संपन्न हो, इसके संबंध में सभी को निर्देशित किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बार बार मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी नेता डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी को लेकर अपनी बात उठाते हैं। ऐसे में वो क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में आखिर जिम्मेदार कौन है, जबकि जम्मू कश्मीर में से लेकर देश के कई हिस्सों में ऐसी स्थितियां सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता यहाँ के तो सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें रोकना कि मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर राजनीति की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत तरीके से बात की है तो उस पर लेकर भी सवाल होने चाहिए। है तो ये 10 साल में जिम्मेदार कौन है वो डेमोग्राफी चेंज का? डेमोग्राफी चेंज हुई है भाजपा की वजह से, ये हुई है तो ये जिम्मेदार है, ये सत्ता में है, देश में भी है और उत्तराखंड के अंदर भी है। और तुम डेमोग्राफी करके क्या लोगों को संदेश देना चाहते हो? और यदि कोई गलत लोग आए हैं यहाँ तो आप राज्य को संरक्षण दीजिए। यदि कुछ लोगों ने गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके यहाँ नौकरियाँ हथियाई हैं या जमीनें हथियाई हैं तो उसको कैंसिल करिए, आपके वहाँ अधिकार है, आप ये कर सकते हैं। देश भर में लागू किए गए नए लेबर कोड्स को लेकर देहरादून में उप मुख्य श्रम आयुक्त शुभ्रा त्यागी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले 29 अलग अलग और जटिल श्रम कानून लागू थे, जिन्हें अब 4 सरल लेबर कोड्स में बनाया गया है। इनका उद्देश्य श्रमिकों और आम जनता के लिए कानूनों को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि नए कोड्स में सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम वेतन व्यवस्था में किया गया है। देखिए, आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो जो नए 4 लेबर कोड्स आए हैं वो सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो पहले 29 लेबर लॉज थे जिनको कंसोलिडेट या समेकित करके हमने 4 लेबर कोड्स बनाए हैं।
इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि जो आम जनता है उसके लिए जो हमारे अभी तक के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो कुछ जो मेन प्रोविज़न है उसमें जो इंक्लूड हुए हैं वो ये है कि जैसे कि पहले जो बहुत ही पुराने लेबर लॉज थे हमारे, कोई 1923 का था, कोई 1947 का था, वो नए ज़माने के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड नहीं थे, जो कि अब जब हम उन्हें लेके आए हैं तो उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हम लेके आए हैं। अब अगर हम कोड वाइज बात करें तो जो हमारा मिनिमम वेज का कोड है, वेज संहिता जो है 2020 की, उसमें पहले हम लोग क्या करते थे, वेज हम लोग सिर्फ 7 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स थी जिनके लिए हम फिक्स करते थे। इस बार हमने क्या किया है, उस लिमिट को हटा के, उन 7 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को हटा के वो हमने सब पे एक जैसा लागू कर दिया है। तो पहले जो ये परेशानी आती थी कि अब हम इस लेबर लॉ में कवर्ड नहीं होते हैं या हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिल पाता है, अब वो सब लोग उसमें कवर। पौड़ी के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में पौड़ी का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम कला, संगीत और वाद्य प्रस्तुति का सुंदर संगम बनकर सामने आया, जब बाल कलाकारों ने तबला, हारमोनियम, तानपुरा और गायन प्रस्तुति के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। और इसके साथ ही जहां बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में जिला सूचना अधिकारी योगेश पोखरियाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव 2025 प्रेक्षागृह पौड़ी में मनाया जा रहा है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय विगत 25 वर्षों से पौड़ी में लगातार बच्चों को संगीत और नृत्य की शिक्षा ग्रहण करा रहा है। मेरा मानना यह है कि जो ये बच्चे हैं, हमारे इसमें एक वार्षिकोत्सव में सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य रहता है बच्चों को मंच पर कैसे ले जाना और कैसे मंच की उनको बारीकियां बतानी कि किस ढंग से वो अपनी प्रस्तुतियां, गायन हो, नृत्य हो या वादन हो, किस ढंग से वो अपने मंच पे और कहीं भी किसी मंच पे जा सकते हैं। तो इस वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य हमारे भातखंडे का यही रहता है कि बच्चों को मंच तक उनकी कला को लाया जाए। आज पौड़ी में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव था। मुझे उसमें आमंत्रित किया गया था और यहाँ अलग अलग संकाय के, वादन संकाय, गायन संकाय, नृत्य संकाय के बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी और उनके माता पिता, उनके अभिभावक यहाँ उपस्थित थे। उनकी प्रस्तुतियों को देखकर मुझे यही लगा कि भारतीय हिंदुस्तानी संगीत का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। मैं तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और स्पेशली भैया आपका। और आज हमारे भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय पौड़ी में हर वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी हमारे स्कूल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से वार्षिक उत्सव मनाया गया बहुत हर्षोल्लास से। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इसी विद्यालय की छात्रा हूँ और मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है हमारे। नमस्कार, मेरा नाम अदिति रुडोला है और मैं भातखंडे महाविद्यालय में लोक नृत्य की एक छात्रा हूँ। आज हम सभी का भातखंडे महाविद्यालय में अलग अलग कोई किसी का लोक नृत्य का, किसी का तबला संकाय का, किसी का गायन का वार्षिकोत्सव था। और जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति लुप्त होती जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, जैसे कि लोक नृत्य है, तो हमारा जो लोक नृत्य था वो एक हिमाचली डोगरी नृत्य था, जो कि पहले के समय में जब औरतें थी, उनके जो हस्बैंड हुआ करते थे, वो जब फौज में थे तो वो उनके आने की खुशी में ये नृत्य करती थी। तो ऐसी कई सारी जो हमारे लोक नृत्य की संस्कृति है या फिर जो हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और इन्हें बचाने के लिए हमारे जो भातखंडे विद्यालय है बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है कि वो चीज़ें कहीं लुप्त ना हो, और ये सब चीज़ें लोगों को और प्रेरित करती हैं कि। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।